Hello, dear online students. Welcome back to our channel. I hope you all are really doing well. काफ़ी टाइम से मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किए थे, मैं थोड़ा बिजी था अपने शेड्यूल की वजह से। बट अब जो है मैं रेगुलर इंटरवल में लेक्चर्स डालूंगा और साथ ही साथ मैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का बायोलॉजी वाला पार्ट भी शुरू करने वाला हूँ। जो लैब असिस्टेंट है, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर है, उसका बायोलॉजी सेक्शन भी मैं उसी में कवर करूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और लेक्चर को आप देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड सोल्यूशन में, जो कि पार्ट 10 है आपका, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए खत्म करेंगे जल्दी से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे भी जब लेक्चर शुरू हुआ था, खत्म हो रहा था, तो मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपका नेचर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है आपका कि जो किस पे डिपेंड करने वाली होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन बन जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स में, इसको आप एडिट कर दीजिए। वो क्या है कि कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किन कंडीशंस में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो सॉल्यूशन है आपका डाइल्यूट होना चाहिए, तो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। पहली प्रॉपर्टी क्या बन जाती है आपकी, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। पहली कंडीशन जो है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, जो सॉल्यूशन है वो आपका डाइल्यूट हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपका, जो आप सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, वो क्या है आपके पास में, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब वर्क करेंगी, शुड बी नॉन वोलेटाइल। तो मैं क्या करूंगा, वोलेटाइल का केस और नॉन वोलेटाइल दोनों केसेस लेकर आपका इस चीज को डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप इजीली समझ पाएंगे चीजों को। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ वांट ऑफ फैक्टर की तरफ, वांट ऑफ फैक्टर की। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, वांट ऑफ फैक्टर की तरफ लेके चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये फैक्टर कब आपका इंट्रोड्यूस होगा, ये फैक्टर तब इंट्रोड्यूस होगा जब आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो फैक्टर है आपका इंट्रोड्यूस होगा, इट इज टेकन इनटू अकाउंट, इट इज टेकन इनटू अकाउंट, इट इज टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। किससे अकाउंट करेंगे, जब आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, जब आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन को मतलब सॉल्यूट आपका एसोसिएट कर रहा होगा सोल्यूशन में या डिसोसिएट कर रहा होगा, उन चीजों को लेकर जब आप डिस्कशन करेंगे तब वाट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वाट ऑफ फैक्टर होता क्या है बेसिकली। तो आई जो होता है आपके पास में, आई से हम लोग वाट ऑफ फैक्टर को डिसोसिएट करते हैं और आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये रेशियो होता है बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। या तो आपका सॉल्यूट पार्टिकल डिसोशिएट करेगा या क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। देखो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को जब आप कंडीशंस में लेकर चलेंगे तो क्या होता है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कंडीशंस है आपकी, ये अलग तरीके से काम करेंगी, अलग तरीके से, यानी फॉर्मूले बदल जाएंगे आपके पास। तो चेंज आएगा, मैं उसको बताऊंगा और उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे हम, जिससे क्या होगा, एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी गई हैं वो आपको डिस्कस करनी ही है, क्योंकि बेसिक साइंस वहीं से जनरेट होने वाला है पेपर का। और दूसरा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन। आई वैल्यू क्या चीज है बेसिकली आपकी, आई वैल्यू इज योर पार्टिकल बिफोर, आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर, बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, इन दोनों चीजों को आपको लेकर चलना है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले केस वन है हमारे पास में डिसोसिएशन का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन को, यानी आपने क्या किया, आपने सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। आपके पास में सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट में जब ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद में सिस्टम के अंदर में पार्टिकल एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें डिसोसिएशन का केस, तो डिसोसिएशन में क्या आपके पास में NaCl है। NaCl किस में टूटने वाला है आपका, NaCl टूटने वाला है Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास में, दो। अभी दो कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब डिसोशिएट होने के बाद में दो पार्टिकल आपके पास में टूटे हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम लोग देखें जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था
तो जब बिफोर की बात करें तो यहाँ पे इसके ए नंबर ऑफ ए मोल्स थे और इसके कितने थे, ये अभी आपके पिक्चर में आया नहीं है क्योंकि डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। जब डिसोसिएशन हो गया तो इसे सपोज करके आपके ए माइनस ए अल्फा मोल्स टूटे, ठीक है, ए माइनस ए अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, जब ए से ए अल्फा गए तो इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आई क्या बताया मैंने, आई बताया आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। तो अगर हम लोग आफ्टर एसोसिएशन की बात करें तो आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बच गए आपके पास में, आपके पास में आफ्टर एसोसिएशन बच गए ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। अब ए अल्फा से ए अल्फा गया तो कितना बचा, आपके पास बचा ए प्लस ए अल्फा, ए को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा, ये बच गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, आई की वैल्यू निकल के आई आपके पास में आफ्टर डिसोसिएशन, यानी आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास बचे ए 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे आपके पास में ए, और ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, आई की वैल्यू निकल के आई 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये पार्टिकल आपके निकल के आए। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पे जो एन वैल्यू यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टूटे हैं इस केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास में यहाँ पे 2 टूटे। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आई वैल्यू आप मतलब आई वैल्यू से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको थोड़े टाइम में डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई है, मैं ये भी बता देता हूँ कि जब एन एन की वैल्यू आई के बराबर कब हो जाएगी, अल्फा यानी कंप्लीट डिसोसिएशन जब हो जाता है तो आई किसके बराबर हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा 1 प्लस 1 के बराबर, यानी 2 के बराबर आ गया, यानी आई वैल्यू 2 हो जाएगी और एन वैल्यू यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जितने बने होंगे अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है। कब की कंडीशन है आपके पास, अगर आपके पास में कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तब, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, आई और एन की वैल्यू हमेशा आपकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है मेरे पास में MgCl2 का, एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने। अगर MgCl2 की बात करें तो MgCl2 किसमें टूटेगा आपका, MgCl2 टूटेगा Mg+2 और साथ में आपका 2Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसके A मोल्स थे तो इसके कितने थे, 0 मोल्स थे। अब इसमें से A माइनस ए अल्फा टूट गया आपके तो इसके कितने बचे, ए अल्फा और साथ में ए अल्फा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट इसका 2 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में 2 अल्फा रहेगा। तो यानी आफ्टर डिसोसिएशन, जब आफ्टर हो गया आपका डिसोसिएशन जब हो गया आपका तो कितने मोल्स बचे, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस 2 ए अल्फा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए माइनस ए अल्फा कट गया आपका तो क्या बच गया, ए प्लस 2 ए अल्फा, ए कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा 1 प्लस 2 अल्फा, यानी आफ्टर डिसोसिएशन इतना बचा। तो आई वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, आफ्टर अपॉन बिफोर ए अपॉन बी, ए बाई बी, ए बाई बी यानी कि ए 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन, पहले कितने थे, पहले आपके पास ए थे तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया आपका तो कितना बचा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आई आपकी 1 प्लस 2 अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मान लो बात आपके पास में सारे पार्टिकल्स टूट गए, सारे पार्टिकल्स यानी 3 पार्टिकल्स यहाँ पे बने और एक कंप्लीट 3 बने, डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 2 यानी कितना आ गया 3। तो आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन के बराबर, कब, जब हमारे पास में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जेई नीट में बन चुका है ना, तो हम लोगों के पास जो साइंस के बैकग्राउंड के हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास में मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बन के आते हैं जो प्रीवियस ईयर है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में AlCl3। अगर AlCl3 की बात कर रहे हैं हम लोग तो AlCl3 के अंदर में AlCl3 किस में टूटने वाला है, सिंपल आप लोग देखिए Al प्लस 3 में टूटेगा और 3Cl माइनस में टूटेगा। तो इनिशियली इसके जो मोल्स रहेंगे A और इसके कितने होंगे 0 0, और इसके बने ए अल्फा, ए में से ए अल्फा गया आपका, और इसके कितने बनेंगे ए अल्फा, और इसके, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 3 ए अल्फा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बचा होगा आपके पास में आई की वैल्यू, टोटल वो कितना बचा होगा, आई की वैल्यू बची होगी आपकी ए 1 प्लस 3 अल्फा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, ए 1 प्लस अल्फा अपॉन ए, तो ए से कैंसिल आउट हो गया तो यानी कितना बच गया आपके पास में 1 प्लस 3 अल्फा, आई की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, आफ्टर अपॉन बिफोर, ए अपॉन बी याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू 4 के बराबर होगी। आई की वैल्यू n हो जाती है जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला करवा देता हूँ, इतने अब हर एक पार्टिकल के लिए आप वो करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास दिक्कत हो जाएगी। तो आपको मैं एक फॉर्मूला डायरेक्ट करवा देता हूँ, वो क्या है फॉर्मूला, वो ये है कि आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, आई इक्वल टू 1 प्लस
n माइनस वन अल्फा। अब n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी रखते जाइए उसके अकॉर्डिंग आपके पास में आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 + 3 अल्फा आ गया। ठीक है, टोटल कितने पार्टिकल थे, n की वैल्यू 4 थी, तो n की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो i की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास में, i की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 + 3 अल्फा। सिंपल, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो i की वैल्यू को। ठीक है, तो i की वैल्यू का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जब भी डिसोसिएशन होता है, ठीक है, फॉर डिसोसिएशन, जब भी आपके पास में डिसोसिएशन होगा 3 कंडीशन बताऊंगा मैं। उनमें से एक कंडीशन ये है कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी हमेशा। इसको भी अपने नोट्स में आप लोग डाल के रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जब भी आपके पास में अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो i की वैल्यू हमारे हमें हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, नाउ आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 2। ठीक है, केस 2 को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब केस 2 जो है हम लोग स्टडी करेंगे एसोसिएशन के लिए। अभी हमने डिसोसिएशन पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ा, एसोसिएशन। यानी हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कराया और सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कराने के बाद में सॉल्यूट पार्टिकल आपके एसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिक्रीज करेंगे। पिछले केस में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिक्रीज करेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो है हमारे पास में वो है डाइमराइजेशन का, है ना। पहला केस कौन सा है, डाइमराइजेशन का। सबसे पहला केस जो है हमारे पास में दैट इज ऑफ डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन में क्या होगा आपके पास में, टू पार्टिकल है, टू पार्टिकल सिस्टम से हमारे पास में वन पार्टिकल सिस्टम जनरेट करेगा, यानी एसोसिएशन हो। टू पार्टिकल से हमारे पास में वन पार्टिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। यानी हमारे पास में 2a है और 2a से क्या बनेगा हमारे पास में, A2 बनेगा, डाइमर बनेगा। ठीक है, तो बिफोर की बात करें तो यहाँ पे a पार्टिकल्स है और इधर कितने थे, 0। और जब आफ्टर यानी 2 से 1 बन रहा है तो यानी a माइनस ए अल्फा अगर टूटा यहाँ पे तो इसका कितना बना होगा, इसका बना होगा a अल्फा। लेकिन 2 से 1 बन रहा है यानी 1 से कितना बनेगा, देखो 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 1/2, तो यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा a अल्फा बाई 2, है ना। इतने से इतना बन जाएगा आपका। तो a आपने ले लिया क्या, अब देखो इसमें कितना बचा आफ्टर, a 1 माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो, है ना। आफ्टर इतने पार्टिकल्स बचे। अब बिफोर अपन आफ्टर करोगे तो i की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, i की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बटे 2, ये i की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और अगर मान लो बात, अगर मान लो बात आपके पास में क्या हुआ, अगर आपके पास में अल्फा की वैल्यू 1 यानी कंप्लीट आपने माना कि ये एक कंप्लीट एसोसिएशन की फॉर्म में जा रहा है, तो सिंपली आपके पास में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई की वैल्यू आपके पास में आएगी 1/2 के करीब। अब इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ वो कि जब भी डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन में तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, लेकिन जब भी एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू विल बी स्मॉलर देन 1, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आई की वैल्यू आपकी हमेशा स्मॉलर देन 1 होने वाली है जब भी आपके पास में एसोसिएशन का केस आने वाला है, जैसा कि यहाँ पे डाइमराइजेशन है। और इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 + 1-n/अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अल्फा की वैल्यू i-1/1/n-1। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। इस तरीके से आप अल्फा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास में अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो अल्फा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो आपके पास में जो फॉर्मूला बचेगा आई का, तो आई विल बी 1/n, सिंपल सा। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1 हो गई तो आपके पास में जो फॉर्मूला बचेगा दैट विल बी 1/n। 1/n का मतलब क्या है यहाँ पे, n मतलब कितने पार्टिकल्स आपके यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन। देन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि इस तरीके से हम लोग एसोसिएशन के केस में देखेंगे। अल्फा की वैल्यू आपकी 1-i-1/1-n/-1। ठीक है, तो n आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आपके एसोसिएट या डिसोशिएट कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट आप लोग याद रखना कि आई की वैल्यू क्या होगी 1/n, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दिया जाता है आपके पास में डायरेक्ट बताया जाता है कि ये कंप्लीटली आपके एसोसिएट कर गए। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइमराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि डाइमर से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन मैं एक कंडीशन बना देता हूँ, मान लो ट्राइमराइजेशन हो रहा है। ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या है कि 3 पार्टिकल थे और ये तीनों पार्टिकल आपस में एसोसिएट कर गए। अब एसोसिएट करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। डिफरेंट तरीके का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इन्वॉल्व होगी, वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे ना। तो ये, तो अगर हम लोग बिफोर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो बिफोर एसोसिएशन में ये ए था और ये कितना था आपके पास में, 0। और आफ्टर एसोसिएशन ये कितना हो गया, a-a अल्फा, तो ये कितना बच जाएगा आपका, a अल्फा बाई 3, एक पार्टिकल का ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप लोग, तो जो आपके पास में टोटल इधर पार्टिकल कितने बचे हैं आपके पास में,
1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। अब ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3। ठीक है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया आई के लिए। आई के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, है ना, ये एक फॉर्मूला बताया मैंने। तो इसके और इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा जोड़ दीजिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एन की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो आपके पास में इसी तरीके से एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अल्फा कितना निकल के आएगा आपके पास में, अल्फा अगर 1 है, अल्फा अगर आपके पास में 1 है तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 1 बाई एन थी। तो यानी कहने का मतलब ये कि आई कितना आएगा आपका 1 बाई 3 के करीब आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो। और ये डेरिवेटिव का मेथड, ये तरीका है। अगर आप मेथडोलॉजी सीख जाते हैं तो फिर किसी भी तरीके का आप कंडीशन कर सकते हो, आपको फॉर्मूले याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनकेस आप लोग फॉर्म डायरेक्ट करना चाहते हो, टाइम पीरियड कम है, पेपर में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखना, आई के मैं 3 केसेस आपको बताता हूँ। या तो आई ग्रेटर देन 1 होगा, या आई इक्वल टू 1 होगा, या आई स्मॉलर देन 1 होगा। ये 3 केसेस है। ठीक है, अब अगर आई आपका 1 है, आई ग्रेटर देन 1 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपका डिसोसिएशन हो गया। इसका मतलब आपका डिसोसिएशन हो गया। और अगर आपका आई इक्वल टू 1 है तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। ठीक है, नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, या तो ये ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। और अगर आपका स्मॉलर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, इस केस में आपका क्या होने वाला है, इस केस में आपके पास में एसोसिएशन होने वाला है। इस केस में आपके पास में एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और इन्हीं दो कंडीशन में द आई इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी आई आपका ना तो इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है, इन्हीं कंडीशन में आपके पास में जनरेट होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी कंडीशन में क्या होती है आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इनको नाम दिया जाता है आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आपके पास में आई इक्वल्स टू 1 है, अगर आई इक्वल्स टू 1 है तो इस कंडीशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं, दोज आर योर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज आर योर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई जो होता है आपका बेसिकली, देखो एसोसिएशन हुआ, अगर एसोसिएशन हुआ तो एसोसिएशन में हम बोले आई इज ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन के केस में पार्टिकल बढ़ते हैं, तो पार्टिकल बढ़ते हैं तो इसका मोलर मास भी बढ़ेगा, ये चीज हुई। ठीक है, और हमने बोला डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन के केस में हमने बोला, डिसोसिएशन के केस में हमने बोला आई इज स्मॉलर देन 1, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस केस में हम बोल रहे हैं कि आपके पास में जो मोलर मास है वो डिक्रीज करेगा, मोलर मास विल डिक्रीज। ठीक है, और ये जो कंडीशन है आपकी, ये आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1, ये हमेशा वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में रहेगी, नॉन वोलेटाइल के लिए नहीं रहेगी। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा आपका वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बनेगा। ऐसा कब रहेगा आपके पास में, जब वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे की डिस्कस किए सारे के सारे नॉन वोलेटाइल को लेकर के, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ये सारे नॉन वोलेटाइल है, सुक्रोस हो गया, दीज ऑल आर नॉन वोलेटाइल। वहां पे आई आपका हमेशा 1 के बराबर रहने वाला है। तो वोलेटाइल जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उनके लिए आई 1 रहता है, और जो वोलेटाइल सॉल्यूट है उनकी आई वैल्यू चेंज होती है, या तो एसोसिएट कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे आपके, डिसोशिएट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो आई की वैल्यू है आपके पास में, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। वो ये बन के आ जाता है कि आपके पास में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई की वैल्यू। और हम बोल सकते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मोलर मास के। इसको भी याद रखिएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो आई आपके पास में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। अभी नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद में चेंजेस आ रहे हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती है, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से क्या होता है, नंबर आपके चेंज हो रहे हैं। तो अगर नंबर चेंज हो रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने की वजह से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा, चेंज आने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आने वाला है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो इसको एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आई हम ऐसा बोल सकते हैं, एबनॉर्मल का मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड जो है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो आपके पास में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, आई की जो वैल्यू निकल के आई, ये चीज है आपके पास में। ठीक है,
इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आपकी ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ओके, एक थ्योरेटिकल और एक क्या आपके पास में, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल बेसिकली, ये कुछ नहीं है आपके पास में, एक्सपेरिमेंटल है। और ये वाली जो है आपके पास में, दिस इज योर थ्योरेटिकल, दिस इज योर थ्योरेटिकल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये चीज है। अब इसको आपको थोड़ा मोलर मास को मैं एलेबरेट कर देता हूँ कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम लोग मोलर मास को देख के चलते हैं। वो ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में केसीएल है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए आप लोग, जैसे केसीएल है तो केसीएल का जो मोलर मास है बेसिकली कितना है, 39 प्लस 35.5, यानी 74.5 के करीब है। ठीक है, मोलर मास जो, ठीक है। अब डिसोसिएशन होने के बाद में 74.5 ये डिसोशिएट कर गया, टूट गया। ठीक है, यानी जो अब जो मोलर मास आएगा वो इससे कम आने वाला है आपका। ठीक है, अब जो मोलर मास आएगा जो आप, अब ये तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में आया कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल है, लेकिन डिसोसिएशन के बाद में, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल डिसोशिएट कर गया, मोलर मास आपका डिक्रीज कर जाएगा, एमबी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और जब एसोसिएशन होता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन आपका या बेंजोइक एसिड है आपके पास में, इथेनोइक एसिड है, डाइमर बनता है, C2H5COH है ना, इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो जब डाइमराइजेशन हो जाएगा तो इस केस में मोलर मास आपका बढ़ जाएगा, यानी जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे, सॉरी, जो आप एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे वो मोलर मास आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक मतलब जो आज जो हमने पूरा वांट ऑफ फैक्टर को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ग्राफ को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन का, डिप्रेशन का, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चंस करेंगे। तो हार्डली आपकी 2 लेक्चर्स में आपका एक कंप्लीट आपका सॉल्यूशन जो पार्ट है वो आपका फिनिश आउट हो जाएगा 2 to 3 लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और अब जो है आपके पास में लेक्चर रेगुलर इंटरवल्स में आने वाले हैं। So thank you for being with us. Keep subscribing our channel, keep supporting us, and do like the video.